यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें एससी एसटी ओबीसी अप्लाई नहीं कर सकता। वाई? जिसने ईडब्ल्यूएस को ऑन रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं माना वो अलग बात है, इसमें तो मोदी जी बाहर जाने वाले हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। जिनके माँ बाप वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, सब जगह सारे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कब्जा करने बैठे हैं, जिन्होंने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है, उनके बच्चे दंगों में नहीं जाते, लेकिन देश के सारे संसाधनों पर कब्जा उनका है। तो तुम्हारे बच्चे क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या मिल रहा है वहां जाके? ये बात जा जाके सब अपने अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपनी बिरादरी में सब लोग को समझाना शुरू करो, भाई इसमें मत जाने दो। आप कावड़ का लिस्ट उठा लो, जो कावड़ लेने जाते कभी पूछने ना कौन से समाज के लोग हैं। हमें गर्व करना चाहिए अपने लोगों के ऊपर, चूंकि हमारे लोग मेहनत कस हैं, भीख मांग के नहीं खाते। कौन लोग भीख मांग रहे सबको पता है, कौन लोग जो फ्री की दूसरे की मेहनत की कमाई पर कब्जा कर रहे हैं सबको पता है। अब इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, फूले साहू अंबेडकर, पेरियार एवं मानवर कांसीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, सबसे पहले तो मैं शताब्दी वर्ष में साहू जी महाराज को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंच पे आसीन सभी अतिथिगण, साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। चूँकि साहू जी महाराज के बारे में काफ़ी वक्ता बोल चुके, तो मैं अपना वक्तव्य सामाजिक न्याय पे रखना चाहता हूँ। वो सामाजिक न्याय जिसकी आधारशिला ज्योतिबा फूले जी ने रखी, वो सामाजिक न्याय जिसकी आधारशिला को मूर्त रूप लाने का काम साहू जी महाराज ने किया, वो सामाजिक न्याय जिसको संवैधानिक रूप से लागू करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, और वो सामाजिक न्याय जो हुक्मरान बनाने के सपने को पूरा करने का काम मानवर कांसीराम साहब ने किया, और वो सामाजिक न्याय जिसको इफेक्टिव तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, ये एम.के. स्टालिन जी ने किया। आज सवाल ये है कौन किस पार्टी में है, और मैं कहता हूं कि अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अलग करना बंद करिए, आप बैकवर्ड क्लासेस यूज कीजिए। बैकवर्ड क्लासेस में एससी भी आ गया, एसटी भी आ गया, ओबीसी भी आ गया, और माइनॉरिटी ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि वो भी बैकवर्ड है, एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, वो फाइनेंशियली भी बैकवर्ड है, और हर लिहाज से बैकवर्ड है। वैसे भी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है, उसमें जो 90%, जो 100 मतलब अगर 100 मुस्लिम है तो उसमें से 90% ओबीसी में आता है। मुझे लगता है कि आज 2-3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पहला तो ये कि फूले साहू अंबेडकर, पेरियार, इनकी विचारधारा को लेके हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, बैकवर्ड क्लास के नाम पे एकजुट होना पड़ेगा। अभी विल्सन जी बड़ा अच्छा बात बता रहे थे, मतलब चिंता हर किसी को पता नहीं होता ना, हर कोई देखता नहीं है कि क्या हो रहा है देश में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मिलके क्या कर रही है, चाहे तो वो कंटेम्प्ट करने में तैयार हूं, जेल जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सच बोलना पड़ेगा, किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें एससी एसटी ओबीसी अप्लाई नहीं कर सकता। वाई? पहली बात तो वो आधार ही गलत है, और शायद विल्सन जी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, शायद इनकी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने ईडब्ल्यूएस को ऑन रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं माना वो अलग बात है, क्योंकि न्याय के लिए लोग कोर्ट जाते हैं, ना मिले न्याय तो क्या करें, लेकिन आवाज़ तो उठानी है।
रिजर्वेशन का तो आधार ही 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, बट those are neither socially nor educationally backward and more represented. They have been given, मतलब their total population is 12% and they have been given 10% in EWS. और जो ये अभी बताया विल्सन जी ने, जो नीट के अंदर अभी उन्होंने किया है कि अगर कोई SC ST OBC का कैंडिडेट एस्पायरेंट वो ओपन कैटेगरी में, उसके नंबर इतने के ओपन कैटेगरी में उसको एडमिशन होना चाहिए, जिसपे पहले पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, मेरिट रूल है। और मेरिट रूल ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को जो SC ST OBC का है उसके नंबर इतने कि उसका ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है तो उसको ओपन में मिलना चाहिए। लेकिन अभी विल्सन जी ने जो बताया वो चिंता जाहिर करता है, वो दुख और डर पैदा करता है कि अब एक सीट भी अगर वो ओपन कैटेगरी में जाता है तो वो एक वैकेंसी उसकी वहां माइनस कर दी जाएगी। यार क्या मजाक है। इसका मतलब आपने उसको, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रिजर्वेशन। हम जो बात करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो रिजर्वेशन है। उन्होंने 12% अपर कास्ट लोगों को, 12% अपर कास्ट लोगों को 49.5% सीट उनके लिए रिजर्व कर दी। क्योंकि अगर आप मेरिट मांगे, इवन यू सिक्योर बेटर मार्क्स देन अदर्स, बट यू विल गेट ओनली योर सीट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। यानी कि आप मेरिट में भी आए लेकिन आपकी सीट वहां कम कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ 12% लोगों को 50.5% उन्होंने रिजर्व कर दिया। और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई, कौन किस पार्टी में, इससे मतलब नहीं है। आप समाज को, जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिल्ली की विधानसभा या दूसरी विधानसभा में या भारत की संसद के अंदर, क्या वास्तव में आर यू ट्रूली रिप्रेजेंटिंग देम इन द असेंबली एज वेल एज इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यू ऑलवेज कीप मम when the resolutions are being passed in cabinet or in the assembly. What are our representatives are doing there? क्या कर रहे हैं वो वहां? उनकी जिम्मेदारी है जब हमारे हक और अधिकार पे तलवार चलाई जाए तो उनको खड़ा हो जाना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ये जो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, 24 में क्या होगा डरने की जरूरत नहीं है। 24 में तो मोदी जी बाहर जाने वाले हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करो। पहले आप तो मन से मान लो कि वो हार रहा है। अरे वो ब्रेन गेम खेलते हैं, आप भी तो ब्रेन गेम खेल लो। आपके पास ब्रेन नहीं है क्या? गांव में जाओ, चौपाल पे जाओ, चाय की दुकान पे जाओ, पान की दुकान, जहां बैठो वही कहो अरे भैया की बार तो मोदी गया। यार पुलवामा में क्या हुआ देखो, 5 प्लेन नहीं दिए, अपने लिए 8,000 का प्लेन खरीद लिया और सैनिकों को 40 सैनिक मरवा दिए। उनको 5 प्लेन दे दे तो बच जाते। ये बात तो आप कर सकते हो ना, या कोई रोक रहा है इसके लिए? ये मीडिया जो है ये मीडिया नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, दे आर दी स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। ये बात आप समझ लीजिए। आपको ये मीडिया देखना बंद करना चाहिए। आप केवल सोशल मीडिया देखिए जहां से आपकी बात जा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां भी आप बैठे, आप चाय की दुकान पर बैठे हैं, आप पान की दुकान पर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, मार्केट में कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे एक बात को, यार 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कुछ नहीं दिया रोजगार और छीन लिया रोजगार। महंगाई कम करने की बात की थी, वो बढ़ा दी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देश में पहले अमन चैन आज से ज्यादा था, दंगे बढ़ते जा रहे हैं, देश बट रहा है, नफरत का वातावरण है। इनके नेता MP सांसद नफरत वाली भाषा दे रहे हैं, भाषण बोलते देते घूम रहे हैं चारों तरफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। यूनिवर्सिटी के बच्चे वो जेल के अंदर पड़े कई साल से, उनको ना कोर्ट से न्याय मिल रहा ना कहीं और से मिल रहा। आपको बोलना होगा यार, 12% लोग कैसे जीत सकते हैं लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र में कैसे सरकार बना सकते हैं? इसलिए बना रहे क्योंकि आप गूंगे बहरे बन के बैठे हो और उनके धार्मिक जुलूसों में आप ही तो जाके भीड़ बढ़ाते हो, उनके लोग थोड़ा आते हैं। जितने दंगे होते हैं मुझे बताइए, दंगे के अंदर कौन लोग पकड़े गए? आप 2002 के दंगों की लिस्ट उठा के देख लो, कौन लोग हैं जो जेल में गए? लिस्ट उठा के देखो तो पता लगेगा। अगर 1600 लोग दंगों में अरेस्ट हुए तो 1600 लोगों में से 95% SC ST OBC के लोग अरेस्ट हुए। तो भाई आपके बच्चों का मिसयूज किया जा रहा है, आपके बच्चों को यूज करके दंगे कराए जाते हैं, आपके बच्चे जेल जाते हैं।
फिर आप पूरी ज़िंदगी उनके केस लड़ते हो कोर्ट में अपना मकान बेच के। कब आएगी आपको अकल? आपको क्या जरूरत पड़े इसी धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को भेजने की, जहाँ तलवारें लहराई जा रही हैं। दंगों में जो लोग देश में बिजनेस जिनके कब्जे में देश का व्यापार है, उनके बच्चे कहीं दंगे में नहीं जाते। जिनके माँ बाप वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, सब जगह सारे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कब्जा करने बैठे हैं, जिन्होंने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है, उनके बच्चे दंगों में नहीं जाते, लेकिन देश के सारे संसाधनों पर कब्जा उनका है। तो तुम्हारे बच्चे क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या मिल रहा है वहां जाके? ये बात जा जाके सब अपने अपने गाँव में, अपनी बस्तियों में, अपनी बिरादरी में सब लोग को समझाना शुरू करो, भाई इसमें मत जाने दो। आप कावड़ का लिस्ट उठा लो, जो कावड़ लेने जाते कभी पूछ नहीं कौन से समाज के लोग हैं। आपको उस समाज के नहीं मिलेंगे जो देश के सारे संसाधनों पर, सत्ता पर, हर जगह काबिज है। आप ही के लोग मिलेंगे। क्यों जा रहे हो भाई वहाँ? क्या मिल रहा है आपको वहाँ? अगर वहीं जाने से मिलता तो तुम्हारे पति बन जाते, करोड़पति बन जाते। करोड़पति जो बन रहा है वहाँ जा ही नहीं रहा है। अरे मंदिर में क्यों पिटने जा रहे हो? क्यों अपमान झेल रहे हो यार? हमारा आदमी उसको पत्थर को लेके उस पर पैर रख के छेनी हथौड़ी लेके उसको तराश के मूर्ति बना देता है, और बनने के बाद उसे ही कहते हैं जिसने मूर्ति बनाई, उसी को कहते हैं मंदिर में मत जा, भगवान है पवित्र हो जाएंगे। तो भाई मत जाओ। अपमान, जहां अपमान हो वहां जाते क्यों? जहां पे आपके स्वाभिमान की रक्षा ना हो, जहां पे आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता हो, जहां पे आपका खून बहाया जाता हो, ऐसी जगह जाने की जरूरत क्या है? आप अपने बच्चों को कॉलेज में भेजो। आपको जो कुछ मिलेगा ज्ञान से मिलेगा। आप जो आगे बढ़ सकते हो, चूंकि नेचुरल रिसोर्सेज कोई माँ के पेट से तो लेके पैदा नहीं हुआ, कुछ ही लोग उसके मालिक बने हुए हैं। एक बात तो पप्पू यादव सही कह रहे थे, अशोक भारती ने बेशक डिस्टर्ब करने की कोशिश की हो, लेकिन समझना चाहिए मंच आपस में लड़ने का नहीं है। आपस में लड़ के पहले ही हजारों साल तक गुलामी झेल ली, अब कब तक झेलते रहोगे भाई? आपस में लड़ना बंद करो। मान लो एक आध बात कोई कह भी दे, उनका भाव ये नहीं था कि वो केवल दलित को कह रहे हैं, भाव तो वही था कि यार सब लोग एकजुट हों। और जब हमारी सरकारें बने यानी बनी है, तो उन्होंने सामाजिक न्याय पे काम क्यों नहीं किया? सही तो कह रहे, तो गलत क्या कहा उन्होंने? जब हमारी अपनी सरकारें बनी, चाहे यूपी में बनी, बिहार में बनी, सेंटर में बनी, तो उस वक्त कम से कम जब हमारी सरकार में, उनको तो सामाजिक न्याय देना चाहिए था। आज सामाजिक न्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? भाई मेरा टाइम कितना है बता दो, क्योंकि मेरे को वैसे भी समापन धन्यवाद भाषण के साथ आपने को तो टाइम भी कम होता है, तो मैं खत्म करूँ, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। 2-3 मिनट है। तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना है, सच को जानो और जान लो तो सच को मानो। ये कहने से काम नहीं चलेगा मैं फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को मानता हूँ। उस विचारधारा को आत्मसात करो, उसमें उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, उसे अपने आचरण में लाओ। और कम से कम ये तो सुनने को नहीं मिलना चाहिए इस ओबीसी ने इस दलित को मार दिया। अरे तुम आपस में लड़ते रहोगे तो राज करेगा ही करेगा भाई। तुम आपस में लड़ना बंद करो। कभी तो सोचो SC ST OBC के इस समाज का, जिसकी जनसंख्या भारत के अंदर 88% है, उस समाज के वाइस चांसलर क्यों नहीं है भाई? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? 88% समाज के लोग वाइस चांसलर नहीं है, और यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई एग्जाम नहीं होता नौकरी के लिए। सबको पता है। प्रोफेसर साहब बैठे, मंडल साहब किधर गए? वो मुझे लिखते रहते हैं जी हाँ ये जुल्म हो रहा है। अरे जुल्म तो हो रहा मुझे भी दिख रहा है, पर सारा यहाँ तो जो कब्जा उनका है, कैसे इसको तोड़ें? हमें समझना चाहिए। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। सारी नौकरियां वो जो गवर्निंग बॉडी है वो इंटरव्यू से रखती है, और इंटरव्यू में वो सही कह रहे हैं RSS से चिट आ जाती है। जिनके नाम की चिट आएगी या और लिफाफा जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं। मतलब गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे, जिसने PhD किया गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक नेट क्वालिफाई करके सिंपल आ गया, PhD भी नहीं है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। मेरिट कहाँ है भाई? कौन है वो जो मेरिट की बात कर रहा है? मैं मेरिट के बात करने वाले लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं, देश में उत्पादन का काम हम कर रहे हैं। तुम्हारे लोग उत्पादन का काम नहीं करते, हमारे लोग करते हैं। तुम्हारे लोग निर्माण का काम भी नहीं करते, हमारे लोग करते हैं। फर्क सिर्फ इतना, मजदूर हम है ना, खेत में मजदूरी करके फसल हम उगा रहे हैं। जितनी इमारतें बन रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, इन सब का निर्माण चाहे मालिक कोई हो, मजदूर तो हमें, निर्माण तो हम कर रहे हैं। निर्माण का काम हम करें, उत्पादन का काम हम करें। जो जूते चप्पल आप पहनते हो वो हम बनाएं, जो कपड़े आप पहनते हो वो हम बनाएं, जो बाल आपके जो बिखरे हुए उनको ठीक सजा संवार का काम करने का काम हमारा आदमी करे। फिर भी कहते हैं तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। अरे मेरिट ही केवल हमारे पास है यार, ये कब समझोगे? मेरिट ही केवल हमारे पास है।
क्योंकि तुम ना निर्माण कर सकते हो ना उत्पादन कर सकते हो। हम उत्पादन भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं, और भारत का निर्माण हमारे लोगों ने किया है, हमारे बुजुर्गों ने किया है। ये बात समझनी पड़ेगी। अपने ऊपर गर्व करना सीखो। हमें गर्व करना चाहिए अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि हमारे लोग मेहनत कसे हैं, भीख मांग के नहीं खाते। कौन लोग भीख मांग रहे हैं सबको पता है, कौन लोग जो फ्री की दूसरे की मेहनत की कमाई पर कब्जा कर रहे हैं सबको पता है। अब इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप जहां बैठो सिर्फ एक ही बात को, अरे ये तो अब के हार रहे, इसने देश बर्बाद कर दिया, ये तो देशद्रोही है, देश तोड़ रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं। हर जगह जब चर्चा ये चल जाएगी, मुट्ठी पर 12% लोग क्या फैलाएंगे। बेशक इनका सारा ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, बेशक इन्हीं का हो, क्योंकि वो प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वही उनको, क्योंकि सरकार उनको जिसको ज़्यादा चिंता वो देती है ऐड वगैरह, वो उसी का गुणगान करते हैं, तो सारा गुणगान उनका कर रहे हैं। इसलिए उसको आप मीडिया मत समझिए। ये जो मीडिया यहाँ बैठा है ये आपका है, इसको मदद भी करो, जिस तरह संभव हो सके इस मीडिया को मदद भी करो, क्योंकि इनको कोई ऐड नहीं मिलता, और यही आपकी बात जगह जगह तक पहुंचा रहे हैं। हमारी वीडियो भी लाखों लाखों में चल रही है। अभी मैं देख रहा था वो जो दिन सुप्रीम हाई कोर्ट वाले 30,000 कोर्ट वाली, वो वीडियो भी अभी 4 लाख तक पहुंच गई। तो हमारे आपके चैनल से हमारी वीडियो चल रही है, तो भाई इनको मजबूत करो, इससे हमारी बात दूर तक जा रही है, और एकजुट हो जाओ। और जो सामाजिक न्याय की आधारशिला, मैं बिना किसी राजनीतिक उसके पक्षपात के कह रहा हूँ, और इसके लिए जो कुछ कुर्बान करना पड़े मैं तैयार हूँ। जो सामाजिक न्याय की ईमानदारी से बात M.K. स्टालिन जी ने वहाँ की है ना, तमिलनाडु में, पूरे देश में होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को करनी चाहिए, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को और इनको करनी चाहिए, नितिन जी को। भाई सब लोग जो जहाँ जहाँ हैं उनको न्याय की बात करनी चाहिए, और जो न्याय की बात नहीं करता उसे देशद्रोही घोषित कर दो। कोई हो चाहे, जो न्याय की बात ना करे वो देशद्रोही है, ये घोषणा करो सब। कौन लोग हैं जिसने सारी एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया? भाई पता नहीं लगेगा आपको, पता नहीं है क्या? आप क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे कॉलेज के अंदर? पहले हमारे लोग 1-1 हज़ार रुपये में इंजीनियर बन गए, इंजीनियरिंग चीफ बने हुए, 1,000 रुपये खर्च नहीं हुए, पूरे इंजीनियरिंग चीफ बने हुए दिल्ली के अंदर, क्या पूरे देश में बने हुए कई जगह, मेरे कई मित्र हैं। आज एक इंजीनियर बनाने के, दिल्ली के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक इंजीनियर बनाने के लिए आपको 15 लाख खर्च करने पड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, यानी SC ST OBC मिला के, तीनों मिला के, या मैं तो जनरल की भी कह देता हूं, पहले SC ST OBC की बात करता हूं, 88% की। 88% में से 87% लोग 15 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकते। 1% तो एक्सेप्शन है, 1% लोग हो सकता है खर्च कर लेंगे, लेकिन 1% से तो काम चलने वाला नहीं है ना। इसी तरह अगर जनरल की बात करूं, ओपन जो कैटेगरी के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी 80% लोग अपने बच्चों के 15 लाख का खर्चा उठाकर इंजीनियर नहीं बना सकते। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, NLU, दिल्ली सरकार के फंड से बनी है। मैंने उसका फीस का चार्ट देख रहा था, उसको भी करने, एक लॉ 5 साल का कोर्स करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। बताओ कौन देगा भाई? तो पढ़ाई आपने 3,500 साल तक तो वैसे नहीं पढ़ने दिया, धर्मशास्त्र में लिख दिया अछूत को पढ़ने, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है ना। और जब अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे महापुरुषों ने, सबने मिलकर लड़ाई लड़के दिलवाया, अब आपने पढ़ाई महंगी करके छीन लिया। आप मानो या मत मानो, आपके बच्चे से शिक्षा छीन चुकी है। आप दुश्मन को पहचान लो, कौन है जो छीन रहा है। कोई भी हो, जो पॉलिटिकल पार्टी एजुकेशन को महंगा कर रही है वो देशद्रोही है, देश की दुश्मन है, खासतौर पर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पहचानना पड़ेगा। इस लड़ाई को सही अंजाम तक पहुंचाना, अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना है, तो केवल हमारे महापुरुषों ने क्या क्या, केवल उसको दोहराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो विचारधारा आगे कैसे बढ़े, वो इम्प्लीमेंटेशन में कैसे आए, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। अब जेल वेल जाने से डरने की जरूरत नहीं है। ED लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा लो यार, किस किस को जेल में डालोगे? 88% लोगों की जनसंख्या 110 करोड़ है। आपकी ना जेल में जगह बचेगी, ना आपके घरों में जगह बचेगी। तैयार कर लो सब अपने आप को। देश बचाने की लड़ाई आपको लड़नी है, वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तो आए तो विदेश से थे ना। जो बाहर से आज जिसने सब कुछ कब्जा लिया, वो क्यों लड़ेगा? लड़ाई उसको लड़नी जिसका छीना है, आपका हक छीना है, आपको लड़ना होगा। यू हैव टू फाइट दिस बैटल ऑफ जस्टिस। लेकिन ये डेडिकेशन से होगा, ये यूनिटी से होगा। सब कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, भाई स्ट्रेंथ है, सबको पता, पर बनेगी कैसे? तुम सब अपने अपना, वो पप्पू यादव से ही कहते, सब अपने अपने उसमें अहंकार में, अहंकार को छोड़ो, एकजुट हो जाओ। या तो सामाजिक न्याय की बात करना बंद करो,
जो सामाजिक न्याय की बात करे और इंप्लीमेंटेशन ना करे उसको भी दुश्मनी मान लो, चाहे वो कोई भी हो भाई, चाहे वो ओबीसी का नेता ही क्यों ना हो। जो ओबीसी की केवल बात करे लेकिन इंप्लीमेंटेशन में न लाए, उनके मुद्दों पे रोड पे ना उतरे, वो भी समाजद्रोही है। लोगों को पहचानने की जरूरत है। इस लड़ाई को पूरे ईमानदारी के साथ, एकजुटता के साथ लड़ने की जरूरत है और हम लड़ेंगे। हम जानते हैं हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।